नारी शक्ति से वर्चुअल संवाद, यमुनोत्री विधायक भी मौके पर रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी का शब्द हटा। देहरादून में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास, उत्तराखंड सरकार ने लोगों का मांगा विवरण। देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे हरीश सिंह रावत, अफगानिस्तान में फंसे लोगों की वापसी की मांग। आपका सीएम चेहरा घोषित होने के बाद कर्नल कोठियाल ने कहा, मिली बड़ी जिम्मेदारी, हरीश रावत ने केजरीवाल के दावों पर किया वार। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ भी बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास। उत्तराखंड सरकार ने लोगों का विवरण मांगा है। देहरादून से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड सरकार ने विवरण मांगा है लोगों का। राज्य सरकार ने परिजनों से जल्द जानकारी मांगी, संबंधित व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट और अन्य विवरण की जरूरत। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर मांग सकते हैं मदद। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस वक्त रुड़की से खबर है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रुड़की। रुड़की से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। वन महोत्सव 2021 के अंतर्गत करेंगे वृक्षारोपण करेंगे। हरेला पर्व के अवसर पर 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रुड़की से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे हैं। वहीं जोरदार स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है उनका। आपको बता दें कि वन महोत्सव 2021 के अंतर्गत वृक्षारोपण करेंगे, पौधे रोपे जाएंगे। हरेला पर्व के अवसर पर पौधे रोपित किए जाएंगे। कांग्रेस माननीय श्रीमान हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का में यहाँ पर उपस्थित सभी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे हैं और उनके जोरदार स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों नहरों के बीच में यहाँ से हरिद्वार तक बंगाली समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्व पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शब्द लिखा जाता था, जिसको लेकर तमाम संगठन, बंगोश भाषी महासभा, बंगाली एकता मंच और कई अन्य संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके चलते भाजपा सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे हटा दिया है, जो कि इनके लिए काफी गर्व की बात है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी समाज के अंदर डर है कि कहीं दोबारा से हमारे समाज को ठगा न जाए। अगर 3 दिन के अंदर सरकार द्वारा जियो नहीं लाया जाता है तो हम उग्र आंदोलन वह भाजपा सरकार का विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। जिसके लिए मेरे पास शब्द बहुत ही कम है। हम सभी बंगाली समाज के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने। आपकी बात सही है। अगर चुनाव के बाद हटाया जाएगा, ऐसा अगर सामने आता है तो हम पूरे उत्तराखंड के युवा, बंगाली युवा, दिनेशपुर उद्धरपुर शक्ति फार्म से जो भी युवा है, हम सब लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और इस मांग को उठाएंगे। अगर सही में हट गया है तो हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि इस बार भी हमारे साथ
छल किया जाता है, तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि हम समस्त युवा, पूरा उत्तराखंड का युवा सड़कों पर उतरेगा और जन आक्रोश के माध्यम से सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो, यदि इस बार हमारे समाज के साथ छल किया जाता है तो हम समाज के समस्त युवा सब शिक्षित हैं, सब युवा जागरूक हैं, अब किसी राजनीतिक दल के धांसे में नहीं आने वाले। अब जो है समाज की आर पार की, सरकार के साथ आर पार की लड़ाई जाएगी और हमारे समाज की जो मूलभूत मांगे हैं, हमें आरक्षण, हमारा जो मेन मुख्य मांगे, हमारा आरक्षण हमें दिया जाए। सीएम पुष्कर धामी अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कार्यकर्ता जनमिलन कार्यक्रम में शिरकत की। मिशन 2022 में नए चेहरों को मौका दिए जाने पर सीएम धामी ने कहा कि संगठन अब उन्हें राज्य सेवा करने का मौका दे सकता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन जिस कार्यकर्ता को मैदान में उतारेगा उससे चुनाव लड़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चलने वाली पार्टी है और जिसको भी, जिस कार्यकर्ताओं को भी जो काम दिया जाता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। वो अपना काम करता है। देखिए, मुझे आज से लगभग 1.5 महीने पहले काम दिया गया और मैं काम कर रहा हूँ। जिसको भी चुनाव में उतारा जाएगा वो चुनाव में खड़ा होगा और उसके पीछे सारी पार्टी लगेगी। और आपको सीधे ले चलते हैं यूपी के विधानसभा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महोदय, यद्यपि 2021-22 का बजट इस सदन में फरवरी माह में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, और उस समय उन सभी बातों को ध्यान में रख करके, जिसे लेकर के 2017 में हम लोग जनता के सामने गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र, कि उन सभी संकल्पों को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया था। लेकिन पिछले 16-17 महीनों से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेल रही है। इस महामारी से जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए और अलग अलग तबके के लोगों ने जो अपना योगदान किया और उनके कल्याण के लिए जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, उसके बीच में कुछ ऐसी मदें थीं जिन पर मानसून सत्र में इस अनुपूरक बजट के साथ हमारी सरकार को फिर से सदन में आना पड़ा है। कोरोना महामारी को मात देते हुए हमारे सभी माननीय सदस्यगण इस सदन में उपस्थित हुए हैं। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। और इस सदन में मैं इस बात से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने 2017 में अपना पहला बजट प्रस्तुत करते समय जो बातें कही थी, उस समय मैंने अंत्योदय के प्रणेता, महान विचारक, चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियां इस सदन में रखी थी। और उस समय मैंने इस बात को कहा था कि अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं और उसे सबके विश्वास के साथ जोड़ते हैं, तो ये अचानक नहीं है। ये हमारा भाव है, हमारा दर्शन है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमारी कार्य पद्धति में पग पग पर झलकेगा भी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही बात कही थी कि आर्थिक योजनाओं
तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज की ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से होगी। और शासन ने बिना किसी भेदभाव के अपनी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और उसके परिणाम भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर बजट का दायरा लगभग दुगना हुआ है। 2015-16 में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट आता था। 19 करोड़ की आबादी का राज्य था। 2016-17 में 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट आया था और आज हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक बजट के दायरे को पहुंचाने में सफल हुए हैं। यानी बड़ी सोच, बड़े कार्य, तो बजट का दायरा भी बड़ा होगा। 24 करोड़ की आबादी और प्रदेश का बजट 2 लाख 3 लाख करोड़ का हो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। और यह पहले सोच थी नहीं, संकीर्ण सोच थी। तो संकीर्ण सोच से विराटता की कल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन प्रदेश के अंदर बिना किसी भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस भाव के साथ जो कार्यक्रम किए उसका परिणाम है कि विकास बजट का दायरा बढ़ा। महोदय, पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय लगभग दुगनी हुई है। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में जितनी वृद्धि हुई, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की इस विकास यात्रा में हम प्रति व्यक्ति आय को वहां तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की जीएसडीपी 5 वर्ष पहले 10 लाख 11 लाख करोड़ के आसपास थी। आज हम इसे 20-21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अगर देश के अंदर हम कहते थे, कोई आता था देश के सामने, दुनिया के सामने, हमें जब प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता था तो एक बात आती थी कि उत्तर प्रदेश आबादी का देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रधान व्यवस्था है। कहां हैं हम लोग? 15-16 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यवसाय की सुगमता, रोजगार की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार, सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों की पसंदीदा कार्य उनको मिल सके, उस प्रकार के अवसर उन्हें प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें देश और दुनिया के निवेश को आमंत्रित करने का अवसर देना था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के ये 3 मंत्र दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे अक्षरशः यहां लागू किया।
जो रिफॉर्म किए गए उसके परिणाम सामने आए। सरकार ने जो परफॉर्म किया आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय की सुगमता क्या होनी चाहिए, व्यापक संशोधन किए, उस प्रकार की नीतियां बनाई गई, आज परिणाम है। देश के अंदर अगर दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य है तो देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा गंतव्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16 नंबर 2015-16 में उत्तर प्रदेश 16वें नंबर पर था और आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर आ गया है। टूरिज्म में यानी गंगा मैया की कृपा उत्तर प्रदेश में बरसती है। महाराज भगीरथ गंगा को लेकर इसी उत्तर प्रदेश में आए थे। भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश में, तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में। देश की स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक पर्यटन का हो या फिर उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म का, हेरिटेज टूरिज्म का, या फिर इस देश के अंदर देश की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाला कार्य उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही। कभी ध्यान नहीं दिया गया। अपने नाम पे स्मारक बन रहे हैं, अपने नाम को महिमामंडित करने के प्रयास जरूर हुए। अयोध्या की तरफ लोग झांकते नहीं थे। आज तो हर व्यक्ति कह रहा है कि राम तो हमारे भी हैं। काशी की तंग गलियां जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में दुनिया के अंदर भारत के पौराणिक वैभव को प्रस्तुत करने जा रहा है, किससे छुपा हुआ है? पुरातन काया में नए कलेवर के साथ काशी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद, भगवान कृष्ण की लीला। बहुत लोग दावा कर रहे थे 2017 के पहले लोग क्या कहते थे कि हम कंस की मूर्ति लगाएंगे, और जब हमने मानसिकता चेंज की, आज ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से ब्रज क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है। सभी स्थल तीर्थ घोषित हो चुके हैं। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम कृष्ण शंकर ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। चेंज, ये विचारधारा की जीत, और मुझे लगता हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम कहते थे आज वो कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम आपको यूपी विधानसभा से लाइव दिखाते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट के बारे में बोला। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको दोबारा ले चलते हैं यूपी के विधानसभा, जहां उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश वो भूमि है, हर व्यक्ति आता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास के कारण सुरक्षा है, सरकार के द्वारा जो नए नए प्रयास किए गए हैं, आज जो परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर और ईज ऑफ लिविंग में, लोगों के जीवन की सुगमता, सुगमता हर एक फील्ड में, निवेशकों को सुरक्षा का माहौल देना, सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से उनको निवेश के लिए प्रदेश के अंदर उस प्रकार का वातावरण देना, एक कॉमन मैन के लिए उस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर देना, और एक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किसी को आवास की सुविधा देना, किसी को शौचालय की सुविधा देना, किसी को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, किसी की रोड कनेक्टिविटी दे देना, किसी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उसको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना। महोदय, हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी महामारी आई है, भगवान करे ये महामारी कहीं ना आए, लेकिन महामारी के अपने त्रासदी रही है। महामारी से, बीमारी से भी लोग मरते रहे हैं, और बीमारी से ज्यादा भूख से मौतें हुई है। 1918 से लेकर 1926-27 तक स्पेनिश फ्लू के कारण दुनिया के अंदर सर्वाधिक मौतें होने के अब तक रिकॉर्ड हैं। मैं भी उन आंकड़ों में आऊंगा। और अगर आप देखेंगे इस सन्यासी विद्रोह, जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम लिखना पड़ा था, आखिर ये क्या है? ये उस समय की महामारी की त्रासदी के बीच में सरकारी संवेदनहीनता का एक जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर लोग उस समय की भीषण अकाल में भूखे मर रहे हैं। सरकारें संवेदनहीन थी, और हम आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, कोरोना महामारी के बावजूद जीवन को भी बचाया, जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास हुए, और हर एक गरीब को फ्री में अन्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया था। एक गरीब को अन्न उपलब्ध हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को यह बुरा लग रहा है। यानी अगर किसी को फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, फ्री में अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं। और फ्री में भी अगर उसको ले जाने के लिए बैग भी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है क्यों नेता प्रतिपक्ष को इसका ये चीजें अच्छी नहीं लग रही। महोदय, इन लोगों को तब भी बुरा लगा था जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलाई थी। यही सदन है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत भोले वाले हैं, बाद में अपनी बात से भूल भी जाते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि गरीबों का अपमान है, और मैं इस सदन को अवगत करा रहा हूं कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 1,52,000 कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से की है। आखिर वो बहन और बेटी किसी की तो है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उसका शादी विवाह हो रहा है, और उसको एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है। इस सरकार को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इन जनप्रतिनिधियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को सौभाग्य प्राप्त होता है ये जाके कन्यादान कर सके वहां। इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? और उसका भी विपक्ष ने तब विरोध किया था। ये गरीबों का विरोध है। यानी ये दिखाता है कि हमारे विपक्ष के मित्र जमीन पर चलने के आदी नहीं हैं। अगर जमीन पर चलने के आदी होते तो एक गरीब की पीड़ा को सुन रहे होते, और गरीब की पीड़ा को अगर इन्होंने सुना होता तो संभवतः ईज ऑफ लिविंग के उस लक्ष्य को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया था,